केवीएस के मॉडल पेपर में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हमने रखे हैं करंट अफेयर से। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की क्या रैंक है? 102, 48, 54 या फिर 63? बताइए भारत की स्थिति क्या है, ये आपको बताना है पहले प्रश्न के लिए। तो भारत जो है ये 48वें नंबर पर है। जो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग के जो डेटा आया है इसमें भारत की स्थिति क्या है? 48वें नंबर पर है भारत। तो इस प्रश्न में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देश जो है 4 साल पहले 102वें नंबर पे था लेकिन अभी 48वें नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO इनके द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत जो है ये उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। तो भारत की स्थिति क्या है? अभी 48 नंबर पर। कोलंबिया, दूसरा प्रश्न है यहां पर, कहता है कि कोलंबिया में आयोजित वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? प्रश्न संख्या 2 उत्तर होगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने 7 दिसंबर 2022 को कोलंबिया में, स्थान पूछे कहां तो ध्यान रखना है कोलंबिया में, किसने? मीराबाई चानू ने। कौन सा? तो वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल। 4-5 प्रश्न बन सकते हैं इसी प्रश्न से। पहला तो आपसे पूछा सकता है कि ये कहां आयोजित हुआ था? कोलंबिया में। ठीक है, किसने जीता? मीराबाई चानू ने। कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता। तो यहां पर आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई का दूसरा पदक था। इसके पहले 2017 में भी इन्होंने 194 किलोग्राम भार उठा करके स्वर्ण पदक जीता था 2017 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया? नीचे अभी नहीं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, अपलोड हो जाए, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको करंट अफेयर्स भी साथ में चाहिए या फिर नहीं चाहिए। फीडबैक आपका जरूरी है। तीसरे प्रश्न की बात करें तो उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। गोल्ड सिक्का कंपनी ने 3 दिसंबर 2022 को कहां पर? हैदराबाद में। हैदराबाद में एक गोल्ड रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया। किसके सहयोग से? तो एक कंपनी है ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इनके सहयोग से एक पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा? लोग अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड गोल्ड सिक्का में डाल सकेंगे और सोने के कॉइन खरीद सकेंगे। स्थान का नाम हैदराबाद। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न संख्या 4 देखिए। देखिए किसी के चैनल पे आप किसी भी तरीके से इमोजी भेज करके आपस में हाय हेलो कुछ भी करते हो, बट यहाँ पर वो चीज़ें चलने वाली नहीं है। इसीलिए हमारे चैनल पे बच्चे कम पढ़ते हैं, बट जो पढ़ते हैं वो सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं। यहाँ पर मित्रता लिमिटेड में हो पाएगी आपकी। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर होगा यहाँ पर डीना बोलुआर्टे। डीना बोलुआर्टे जो है ये पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई हैं। हाल ही में इन्होंने शपथ ली और अब इनको हटाया गया था। इनके पहले जो राष्ट्रपति थे पेड्रो कैस्टिलो, इनको महाभियोग के प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया था। तो ये यहां पर आपके लिए आंसर हो जाएगा डीना बोलुआर्टे। कहां की? पेरू की। पेरू क्या है? पेरू देश है एक ना। तो अगर पेरू देश है तो आपसे प्रश्न बन सकता है, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, तो पेरू की राजधानी कुछ रही होगी, जल्दी से बता दीजिए। नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। पेरू की राजधानी है लीमा, LIMA। ठीक है,
अगला प्रश्न, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया? ग्रेटा थुनबर्ग, जो बाइडन, वोलोडिमिर जेलेंस्की या फिर एलन मस्क? इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा लीजिएगा। पांचवें प्रश्न में उत्तर होगा वोलोडिमिर जेलेंस्की। टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को अपना 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। ये पुरस्कार उस घटना या व्यक्ति को दिया जाता है जो पिछले 12 महीनों में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभावित रहा हो। इसकी शुरुआत की गई थी 1927 में। पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1927 में। अगला प्रश्न, TTFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कमलेश मेहता, पटेल नागेंद्र रेड्डी, मेघना अहलावत, दुष्यंत चौटाला? क्वेश्चन नंबर 6 में आपका उत्तर होगा मेघना अहलावत। निश्चित रूप से कुछ लोगों को अजीब लग रहा होगा, शायद बोरिंग भी लग रहा हो करंट अफेयर्स, लेकिन मन आपको लगाना पड़ेगा। TTFI के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? बनी है मेघना अहलावत। 5 दिसंबर 2022 को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष इनको बनाया गया मेघना अहलावत को। पूर्व नेशनल चैंपियन कमलेश मेहता को महासचिव चुना गया है। तो महासचिव पूछे तो कमलेश मेहता, इनको महासचिव चुना गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, दुष्यंत, अगर हम चौटाला की बात, अच्छा कमलेश मेहता था ऑप्शन में, ठीक है। दुष्यंत चौटाला की अगर हम बात करें तो ये पूर्व अध्यक्ष थे, TTFI के ये पूर्व अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? मेघना अहलावत। पटेल नागेंद्र रेड्डी जो ऑप्शन में दिया है, ये कोषाध्यक्ष चुने गए हैं, कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? अच्छी है करंट। प्रश्न संख्या 7, मेटावर्स आई स्टैंड विथ गोब्लिन मोड स्टोम वैली। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, करंट में भी स्तर थोड़ा सा अप है यहां पर। प्रश्न संख्या 7 में आपका उत्तर होगा गॉब्लिन मोड। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर पहली बार जनता के वोट द्वारा चुना गया। 2 सप्ताह में काफी लोगों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के संपादकों द्वारा चुनी गई 3 शर्तों पर वोट किया। इसमें एक शब्द है गॉब्लिन मोड, इसको सबसे ज्यादा वोट मिले और इसी को चुना गया, गॉब्लिन मोड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, नए स्टूडेंट है सब्सक्राइब करें। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन है? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, रेजर पे? नया नाम सुन रहे होंगे आप, रेजर पे। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड, ध्यान दीजिएगा, बाकी जो है डेबिट कार्ड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पहला पेमेंट गेटवे बना है रेजर पे, जो क्रेडिट कार्ड को भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है डिजिटल भुगतान को बढ़ाना, क्रेडिट भागीदारी को बढ़ाना, और ये क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद करेगा? इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए। प्रश्न संख्या 9, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करेगा। बांग्लादेश पर्यावरण स्थिरता और परिवर्तन योजना अगर सफलतापूर्वक ये चलती है, ये जो परियोजना, तो क्या करेगा ये ग्रेटर ढाका और उससे आगे 21 मिलियन से भी अधिक लोगों को यहां पर इसका फायदा मिलेगा। अंतिम प्रश्न है करंट अफेयर्स का, 10 ही क्वेश्चन है करंट के, इसके बाद हिंदी के क्वेश्चंस। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला? लेकिन करंट में समय ज्यादा लगता है ना,
एक्सप्लेन करने में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका उत्तर हो जाएगा SS राजामौली, बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हिंदी के 30 क्वेश्चन में। आपकी करंट की स्पीड, कमेंट की स्पीड अब बढ़नी चाहिए। ठीक है, अचानक से आज हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ऐड करिए तो कुछ लोगों को तो उम्मीद नहीं होगी, वरना पढ़ करके आते। और ये लास्ट वीक से अब तक का करंट अफेयर्स है, आपने देखा। हिंदी के 30 में आपका क्या स्कोर रहता है, चेक करिएगा जरा। पहला प्रश्न आपके सामने, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास में संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें विशेषता बताई जाती है। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता, तो उत्तर होगा आपका डी। ठीक है, डेली करंट के क्वेश्चन लाना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अच्छा लगा। प्रश्न कहता है विधि सूचक वाक्य कौन सा है? आज के 10 क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन थे, एक दो क्वेश्चन आसान होते तो आपको इंटरेस्ट बनता। चलिए खैर, एक आसान प्रश्न पूछ लेते हैं, एक आसान प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छी पहल, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, तब तक हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। विधि सूचक वाक्य जिसमें आज्ञा दी जाए या प्रार्थना की जाए, तो यहां पर अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अलग का पर्यायवाची है? सभी का उत्तर आया हिमाचल प्रदेश, बट एक बच्चे ने यहां पर गलती से लिख दिया गुजरात। प्लीज बच्चा आप लिख लीजिएगा, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो आपने बताया, जो हमने पूछा, सुखविंदर नहीं है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा जिसको भी नहीं पता था। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है, पटेल जी। एक प्रश्न और है, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी, कच्चा आम, नहीं सॉरी आम पार्टी, और एक कोई और ले लेते हैं, एसपी ले लेते हैं, कांग्रेस ले लेते हैं, है ना। बताइए किस पार्टी के हैं ये सुखविंदर सिंह सुक्खू? जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से, साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर फिर करते हैं। नेहा वर्मा, नोट डाउन करिएगा। कुछ लोग जो है करंट अफेयर से अपडेट नहीं है, वो तुक्का लगा रहे हैं, बीजेपी नहीं, कांग्रेस पार्टी से है, ठीक है। कांग्रेस की सरकार बनी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अक्सर ऐसा होता है कि हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। हम पर्सनल अगर आप कहेंगे तो हम तो यही कहेंगे हर स्टेट में ऐसा होना चाहिए, 5 साल बाद सरकार बदल जाए, ताकि काम करें लोग, है ना, घमंड ना बने कि हाँ हम तो लगातार बनते ही आ रहे हैं, जरूरी है। तो हिमाचल प्रदेश की जनता खैर समझदार है। उसके पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहां पर, उसके पहले कांग्रेस की थी, लगभग हर 5 साल में वो लोग बदल देते हैं। पिछला रिकॉर्ड है, मतलब कई वर्षों का रिकॉर्ड है। 1980 में जनता पार्टी की सरकार थी, 1983 में कांग्रेस, फिर जनता, फिर कांग्रेस, फिर जनता, फिर कांग्रेस, ऐसे वहां पर चलता आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। चलिए यहां पर बात हो जाएगा कुंतल का पर्यायवाची। अलग जो है ये बाल का पर्यायवाची होता है, केस, कुंतल, हेयर। अगला प्रश्न देखिए, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा हो जाएगा यहां पर आस्तीन का सांप। 14वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न कहता है किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? रेस्पोंडेंट प्रतिवादी,
डिटेरेंट पनिशमेंट निवारक दंड, लीगल प्रोटेक्शन न्यायिक संरक्षण, डी फैक्टो वस्तुतः। एक गलत है यहां पर। सुरक्षा और संरक्षण में अंतर होता है। लीगल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कानूनी सुरक्षा, ना कि संरक्षण। तो ये गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, संख्या बहुत कम है, क्या बात है? हर क्लास में कम है, क्योंकि यही तो नहीं पता क्यों कम है। चरर मरर खुल गए अरर रब स्फुटों से, कौन सा अलंकार है? चरर मरर खुल गए अरर। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया आपने देखा होगा, अरर करता है उसमें। तो यहां पर उसी तरीके से कुछ है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास होता है। एक बच्चे को डाउट है 13वें प्रश्न में। 13वां जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछ रहा है अलक का पर्यायवाची। तो अलक जो है ये केस बाल जो होते हैं उसका पर्यायवाची है। अब आपको नहीं पता तो आज इसको नोट कर लीजिएगा कि जो केश होते हैं, हेयर होते हैं, उसके पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। ठीक है, अलक बाल, कच, कुंतल, चिकुर, ये बाल के पर्यायवाची। अगला प्रश्न कहता है वाक्य का नाम बताइए। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। एक बार लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। बटरफ्लाई, शिवम, सौम्या, चेयरमैन, सोनालिका, सोनिया, स्मृति, कोमलपाल, बिट्टू, सभी लोग लाइक वाला बटन दबाएं। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर होगा यहां पर की से जुड़ा है ये, और 70वें प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा मिश्रित वाक्य है ये। अगला प्रश्न, रसों की संख्या कितनी है? 16, 19, 9, 11। नौ है रसों की संख्या। अगला प्रश्न, अस्थि का तत्भव क्या होगा? हड्डी हो जाएगा। 19वां प्रश्न हो चुका है, आई प्रत्यय किस शब्द में है? आई। खिलाई, इसमें तो ऊ है, इसमें होगा नहीं। नाई में क्या होगा? खिलाई। तो 20 में आपका सी सही हो जाएगा। सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है? इसमें तो सु होगा, इसमें भी स्व है, होगा नहीं। संस्कार, 21वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा संस्कार और संचय। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, सम सम वाला पूछ रहा है ना, तो आपका यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा। सम प्लस कार ऐसे होता है, विच्छेद अगर आप करेंगे सम प्लस कार संस्कार हो जाता है ये। अगला प्रश्न, सम प्लस चय संचय। जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है, कौन सा अलंकार होता है? वर्णों या शब्दों की आवृत्ति हो वहां पर अलंकार होता है आपका अर्थ अलग अलग हो। कनक कनक ते 100 गुनी, अर्थ अलग अलग है ना, धतूरा और सोना है ना। तो यहां पर यमक अलंकार 22 के लिए सी। 22 में बच्चे कंफ्यूज। यमक अलंकार, अशुद्ध वर्तनी पहचानिए, प्रज्वलित उल्लेख, ब्रजभाषा, चल्लाद। ब्रिज होता है, ब्रिज है, ये ऐसे लिखा जाता है ब्रिज भाषा। तो सी वाला गलत है। अगला, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ट्वेंटी 24 में आपका उत्तर हो जाएगा मिलकर ना रहना। अगला, दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा?
25 आंसर होगा यहाँ पर दुहदन परिणाम। अगला प्रश्न, सु प्लस आगत विच्छेद के लिए संधि शब्द होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 27 आंसर होगा ना प्रत्यय, जलना। आंसर बात किसी का छूटा तो नहीं टिक करने में। ऐसा हमें लगा। क्वेश्चन नंबर 26 उत्तर होगा यहाँ पर सुधन आगत स्वागत हो जाएगा। जलना विशेषण शब्द कौन सा है। क्वेश्चन का लेवल ठीक है, नहीं प्रज्वलित में नहीं बनेगा, उज्जवल में बनता है। 28वें नंबर का प्रश्न उत्तर होगा यहाँ पर अच्छा, वह अच्छा लड़का है। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न संख्या 29, क्रिया से बनी। कमाना क्रिया है, लड़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है। भलाई जो है ये भाववाचक नहीं है, मतलब भाववाचक तो है लेकिन क्रिया से बनी नहीं है, समझना है प्रश्न। जिन लोगों ने रीट का एग्जाम दिया था उनके लिए अच्छी खबर है, रीट की वैकेंसी चल चुकी है, अभी आधे घंटे में आ जाएंगी। वीडियो बना करके हम आपको जानकारी देंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 30 में आपका उत्तर होगा तत्सम है यहाँ पर जिह्वा, जिसका तद्भव हो जाता है जीभ। अगला, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, देखिए हिंदी में क्वेश्चन का लेवल क्या और अब किया जाए, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे आपके। अगर 30 में 30 सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर 28 सही हो रहे हैं इसका मतलब अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। कहीं ना कहीं प्रश्न ऐसे ही आएंगे, और कहां से पूछेगा वो। वचनामृत में कौन सा समास है। तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व द्विगु। क्वेश्चन नंबर 32 उत्तर होगा आपका यहाँ पर कर्मधारय। वचनामृत का जब आप विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा वचन रूपी अमृत, अमृत की विशेषता। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, वाक्य है मिश्र संयुक्त साधारण, इनमें से कोई नहीं। 33 में आपका सही जवाब हो जाएगा साधारण वाक्य, किसी पर निर्भर नहीं है, किसी से जुड़ा नहीं है, सिंगल वाक्य, साधारण वाक्य। विद्या धन उधम बिना कहाउ जो पावै कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पौन। 1 2 3 1 4 1 5 6 7 8 9 2 11, पहले में 11। 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8 8 2 10 11। 1 2 1 3 2 5 3 8 9 2 11। 34, दोहा। दोहा की पहचान क्या होती। दोहा जो है सोरठा का उल्टा होता है, ठीक है। और दोहा के 2 पंक्ति का होता है, 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13 13 है, तो पहले में 13 हो नहीं रही है। 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 2 11 ही हो रही है। फिलहाल है ये दोहा ही, कहाँ पे एरर आ रही है। विद्या धन उधम बिना, सोरठा नहीं है दोहा ही। 34 का आंसर दोहा ही है। कैसे इसको निकालेंगे हम, कुछ टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। विद्या धन उदम, अभी बताते हैं इसके बारे में। दोहा ही है, देखिए दोहा ही है। विद्या धन उदम बिना कहो जुपावे कौन। कहते हैं कि दुनिया में विद्या धन प्राप्त करने के लिए श्रम करना पड़ता है। फिलहाल दोहा ही है, सोरठा नहीं है इसमें।
फर्स्ट और थर्ड में 13, 11 ही हो रही हैं, वही तो कुछ हमें गड़बड़ लग रही है इसमें, बट आंसर इसका दोहा ही है। तीसरे में देख लेते हैं, 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 2 9 11 12। देखिए जहां पर छोटी की मात्रा होती है वहां पर 1 होता है, जहां पर बड़ा होता है वहां पर 2, तो 2 1 3 1 4 2 6 1 7 2 9 9 और 1 10 और 1 11। चलिए इसको अभी चेक करके बताते हैं कहाँ पे फॉल्ट है। पहला अगला देखिए, एक मात्रा आगे पीछे नहीं होता है, कहीं ना कहीं है मिस्टेक कहीं पर। गहरा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 उत्तर होगा यहाँ पर गहरा का हो जाएगा उथला, गहरा का हो जाएगा उथला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। पेड़ से फल गिरते हैं, यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? पेड़ से फल गिरते हैं, अलग हो रहे हैं तो अपादान हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 होते हैं? नोट करिएगा, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग होगा? पुरुष, स्त्री, उभयलिंगी, इनमें से कोई नहीं। उभय हो सकता है, दोनों ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, स्वर संधि के प्रकार बताइए। स्वर संधि के प्रकार, पांच प्रकार की होती है, अच्छे से आपने पढ़ रखा है। काला घोड़ा जीत गया, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? काला घोड़े की विशेषता बता रहा है, तो काला क्या है? विशेषण है। ईवीएस और जीएस के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, किसी जगह की फ्लोरा और फौना सूचित करता है। फ्लोरा किसको सूचित करता है और फौना किसको सूचित करता है? प्रश्न संख्या 41 में आपका उत्तर होगा फ्लोरा मतलब पेड़ पौधों को और फौना मतलब जंतुओं को, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका उत्तर हो जाएगा तालाब जो है ये एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न कहता है इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? फटाफट से आंसर करिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आयु की जानकारी यहाँ पर क्लास में नहीं दी जाएगी, सिर्फ पढ़ाई की बात करिए, उसके लिए अलग से डिस्कशन होता है, अलग से वीडियोस हैं, आप उनको देखिए यूट्यूब पे, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड करिए, उसमें सारी जानकारी दी है। अगर आप नोटिफिकेशन रीड नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म अगर आप नहीं ठीक से भर पा रहे, तो फिर तैयारी कैसे करेंगे? हाँ, तिब्बत का पठार उत्तर होगा यहाँ पर 43 के लिए ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर भारत के किस क्षेत्र में अधिकृत भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी, उत्तरी घाट। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए सही जवाब होगा हिमालय। सबसे ज्यादा घटनाएं भूस्खलन की होती हैं हिमालयी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा का। पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर क्वेश्चन नंबर 46, गोवा का दक्षिणी पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? मालाबार, कोंकण, कन्नड़, उत्तरी सरकार। क्वेश्चन नंबर 46 में आपका उत्तर होगा गोवा का जो दक्षिणी पश्चिमी घाट है वो मालाबार कहलाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य शामिल हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं?
भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है। गंगा यमुना के दक्षिण उभरता हुआ विशाल भूखंड भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। इसका आकार की अगर हम बात करें तो ये त्रिभुजाकार है। राज्य की बात करें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, गंगा नदी कहां से निकलती है? अरावली, लद्दाख, मिलाप। तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। अगला प्रश्न, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? लाइक करो भाई सब लोग, सारे लोग लाइक करो फटाफट से, मोटिवेशन मिलेगा हमें और कुछ नहीं मिलेगा। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ठीक है, ये तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं और तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित यानी संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 सही जवाब होगा आपका यहां पर 50वें प्रश्न के लिए, इसे वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? क्वेश्चन नंबर 51 में आपका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अगला प्रश्न, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 52। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए यहां पर सोडियम क्लोराइड NaCl नमक। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 उत्तर होगा जल से ढका हुआ 71%। महासागरी पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किए हैं जो लगभग कितना है? महासागरी पृथ्वी पृष्ठ के कितने जगह पर हैं? 3/4, 1/2, 1/4, 2/3। 3/4 भाग। अगला प्रश्न कहता है झंडा समिति के अध्यक्ष। आपके सिलेबस में संविधान से एक प्रश्न 100% KVS में आना ही आना है, सिलेबस में दिया है। सुपर टेट की बात करें तो आपको पिछले पेपर अच्छे से याद होगा, 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 55 है और इसमें यह पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष, तो इसका उत्तर हो जाएगा JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है यहां पर कुछ और समितियां हैं जैसे प्रारूप समिति, तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति कहे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति कहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति JB कृपलानी। संविधान सभा में किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, आप देख सकते हैं यहां पर। अगला प्रश्न कहता है भारत के संविधान में परिसंघात्मक व्यवस्था की अवधारणा कहां से ली गई? ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये विवादित प्रश्न है लकी। नॉर्मली जब ऑप्शन में आपको मिलेगा झंडा समिति तो कृपलानी ही लगाइएगा। सबसे पहले आंसर करिए इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 57 में आपका सही जवाब हो जाएगा कनाडा से ली गई है परिसंघात्मक व्यवस्था। अगला प्रश्न है दफला तथा सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? दोनों लोगों का नाम आता है। फिफ्टी 58 उत्तर होगा यहां पर अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। मुंडा जनजाति कहां निवास करती है?
59 में आपका आंसर होगा झारखंड। सुपर टेट केवीएस के नोट्स आपको इसी नंबर पे मिलेंगे, पेड नोट्स रहेंगे और ये नोट्स आपको पीडीएफ में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ हार्ड कॉपी में मिलेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है किसको? एडम स्मिथ को। तो 60 के लिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? राज्य विहीन समाज। कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर। प्रस्तर मतलब पत्थर। 62 में आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, तो सबसे ज्यादा स्थल मंडल पर पाए जाते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 64 में आपका सही जवाब हो जाएगा स्कैवेंजर कहते हैं। 65 है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। सिलेबस में जरूर है ये वाला टॉपिक। आपके लिए जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही करा रहे हैं। आपके सिलेबस में लिखा है दिवस से एक प्रश्न ईवीएस में या जीएस में आएगा। 65 में उत्तर होगा 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण नहीं, सॉरी एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 66, धुआं, कुहासा, गैस, चारकोल से निकली गैस, ये सभी वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 67, 21%। क्वेश्चन नंबर 68, हमारे देश में ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, पूछा गया आपकी परीक्षाओं में। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है, पहला ऑप्शन। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, बिंदुसार। हर्ष, हर्ष मतलब हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 70, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 70 में आपका उत्तर हो जाएगा, ये लिया गया है ऋग्वेद से। ओम भूर्भुवस्वः। एक प्रश्न में बच्चों को डाउट है, बस 30 सेकंड का टाइम दीजिएगा। जो ये प्रश्न है झंडा समिति के अध्यक्ष, ठीक है। पहली बात तो यहां पर ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया नहीं, अगर दिया भी हो तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, ठीक है। एक में आपसे पूछा जाता है झंडा समिति के अध्यक्ष, एक जो प्रश्न है आपका राजेंद्र प्रसाद वो दूसरा प्रश्न है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहां पर आपका उत्तर होगा जेबी कृपलानी। जब आपसे प्रश्न पूछेगा, बता दें राजेंद्र प्रसाद कब लगाएंगे, जब आपसे प्रश्न पूछेगा, अभी और क्वेश्चन है भी जाइएगा नहीं, जब आपसे प्रश्न पूछेगा राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति नहीं, आपसे प्रश्न पूछेगा राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष, तब आपका उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। बाकी डिपेंड करेगा ऑप्शन पे क्या दिया हुआ है, सॉरी प्रसाद लिख दें, नाम का अपमान ना हो। तो हाँ अब देखिएगा यहां पर 51 में किसको समस्या थी, कौन सा प्रश्न था भाई? 56 हमने बता दिया। 51 में पूछ रहा है कौन सा सागर यूरोप को
अफ्रीका से अलग करता है। तो एक भूमध्य सागर है, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न। कहां पे थे हम? हाँ, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का क्वेश्चन। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? अभी 50 नंबर बता देंगे। 1024 1 KB जो है ये 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि इनपुट इकाई कौन है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, सभी। 72 माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इन सभी से हम डेटा इनपुट करते हैं, तो यहां पर डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? 1034 नहीं, 1024। क्वेश्चन नंबर 73, चिन्ह और संख्यानात्मक जो सूचना होती है, संख्यात्मक, उसी को डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशंस। 74 327 लोग अगर देख रहे हैं तो 300 तो लाइक कर ही दीजिए ना। अगर अच्छी लगी हो क्लास थोड़ा बहुत लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी हो तो वहां पर एक डिसलाइक का भी ऑप्शन रहता है ना। दो में से एक काम तो करिए। क्वेश्चन नंबर 74 उत्तर होगा आपका यहां पर इनपुट, जाने वाले डेटा को इनपुट कहेंगे हम। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट डेटा नंबर, सभी कथन सत्य हैं। 75 में आपका सही जवाब क्या होगा? सेवेंटी फाइव उत्तर होगा यहां पर डेटा प्रोसेस द्वारा। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस, घड़ी। तो अबेकस जो है ये प्रथम गणना यंत्र है। ये आपने अगर सीटेट का एग्जाम दिया है तो आपने पढ़ा होगा। अबेकस को गिनतारा कहते हैं। एक प्राचीन गणितीय यंत्र है, जोड़ घटाना गुणा भाग के लिए 2500 साल पहले इसका मतलब आविष्कार किया गया था। चीन में इसका आविष्कार हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। ठीक है, केबी और जीबी वाला भी हम बता देंगे पूरा। MBTB मेमोरी भराने जाते थे आप, पिक्चर भराने कहते थे, अरे मेमोरी इसकी फुल हो गई, 2 GB की मेमोरी है, अभी समझा देंगे। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 77 उत्तर होगा आपका यहां पर माइक्रोचिप कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। अब लास्ट में ही क्यों आप लोग एकदम संख्या में बढ़ जाते हैं? शुरुआत से आ जाया करें ना, शुरुआत से आया करें इतने लोग तो क्लास अंत होने तक 500 लोग हो जाएंगे, है ना, अच्छा लगेगा हमें। 78 में आपका उत्तर होगा कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड, परिणाम पूछ रहा है तो परिणाम मतलब आउटपुट, रिजल्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में आपका सही जवाब होगा सीपीयू द्वारा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80, सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 80, सीपीयू का मुख्य घटक ये सभी हो जाएंगे, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ये सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका जो हिंदी वाला था, दोहा सोरठा वाला, उसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसी वजह से इसकी मात्राएं नहीं निकल रही हैं, बट है यहाँ पर इसका आंसर दोहा ही, क्योंकि जब आप उद्यम लिखते हैं ना तो यहाँ पर ये उद्यम कैसे लिखा जाता है? दा और या का मिक्सचर कह सकते हैं, मिक्सचर है यहाँ पर।
ठीक है। विद्या भी जब आप लिखते हैं तो ऐसे ही कुछ लिखा जाता है विद्या, अगर शुद्ध रूप में। तो इसका जब आप फाइनली निकालेंगे तो आपको पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं मिलेंगी और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पर आंसर गलत नहीं है। इसका जब आप शुद्ध हिंदी लिखेंगे तो विद्या भी आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होता है शुद्ध रूप विद्या, है ना। ऐसे कितनी मात्राएं निकल रही, 2 1 3, लेकिन ऐसे जब लिखा जाएगा 2 1 3 1 4 हो जाएंगी, है ना। यही कुछ मिस्टेक है। और ये जू जो लिखा है ये जू नहीं है, ये जू है। ठीक है, ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं, बट सही जगह सही अच्छे तरीके से मिलता नहीं है कहीं पे। जैसे मिलता है किताबों में वैसे ही हमने यहाँ पर टाइप कर लिया था, तो इसी वजह से मिस्टेक है। बट इसका आंसर दोहा ही होगा, तो ये करेक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक किसी ने पूछा था कि बिट और बाइट वाला जो क्वेश्चन था उसको भी यहाँ पर हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जिसको नहीं पता है नोट कर ले, क्योंकि एक प्रश्न आपका कंप्यूटर से एक टॉपिक से आना है। सबसे यहाँ पर छोटी इकाई क्या होती है, 1 बिट। ठीक है, 1 बिट होता है। फिर होता है 8 बिट मिलकर के बनाता है 1 बाइट। लिख क्यों नहीं रहा, 8 बिट, 8 बाइट ये हो जाता है किसके बराबर, 8 बिट मिलकर के ये हो जाता है 1 बाइट। फिर 1024 जब बाइट्स मिलते हैं, BYTES, तो ये बन जाता है 1 KB, 1 KB यानी किलो बाइट। फिर ये होता है 1024 KB यानी 1024 किलो बाइट मिलकर के बनता है 1 MB यानी मेगाबाइट। ठीक है, फिर आपका हो जाता है यहाँ पर 1024 MB अगर मिला लें हम, तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1024 MB हो जाता है 1 GB यानी गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट अगर हम यहाँ पर लिख लें तो ये हो जाता है 1 TB, टेराबाइट। ठीक है, ऐसी सीरीज चलती है। तो यहाँ पर क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है। हम कुछ दिन पहले एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे ही ओरली आपसे पूछ लेते थे। तो आज फिर से हमारा कुछ मन हो रहा है डिस्कशन करने का। सीरियस बच्चे थोड़ा सा रुके रहेंगे। ठीक है, आयु 33 वर्ष है तो कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, मैक्सिमम 30 वर्ष है। कैटेगरी में 5 साल की छूट मिलती है, हमें नहीं पता आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो 5 साल की अगर आपको छूट मिल रही तो आप भर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आज हम आपसे कुछ ओरली क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। आज हमने यहाँ पर टॉपिक ले लिया है खेल से। खेल में आपको क्या बताना है, खेल में आपको बताना है जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। क्रिकेट प्रेमी जरूर बताएंगे कि जो पिच की लंबाई होती है वो कितनी होती है। पहला प्रश्न आपसे बनता है कि क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पिच की लंबाई होती है 22 गज। अगर ऑप्शन में 22 गज नहीं दिया है तो आपको ऑप्शन में देगा 20.11 मीटर। ठीक है, ये हो गया। गेंद का भार न्यूनतम और मैक्सिमम कितना होता है, तो गेंद का भार 155 से लगभग 168 ग्राम होता है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे ओवर, विकेट, गली, कवर, कैच, पिच, क्रीज, अंपायर, नो बॉल, ओवर, स्टंप आउट, LBW, रन आउट, गुगली, स्पिन, कीपर, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा बता दीजिएगा आप लोग कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग प्लीज। सिट शर्मा थोड़ा सा आप कंट्रोल रखिए। ठीक है, फालतू की बात मत किया करें। आपकी 2-3 शिकायतें आ चुकी हैं, आपकी 2-3 शिकायतें हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आ चुकी हैं। तो क्लास का माहौल ना खराब करें, उल्टे सीधे कमेंट मत करें। हमारे पास स्क्रीनशॉट रखे हैं जो भी चीजें आपने कमेंट की हैं। अब बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। कुछ लोग कबड्डी बता रहे हैं। हालांकि हम भारत के राष्ट्रीय खेल में, चलिए एक ऑप्शन ले लेते हैं यहां पर। पहला ऑप्शन है यहां पर क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल जैसे भी लिखा जाता हो, वॉलीबॉल। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं हम यहां पर टेनिस, और चौथा ऑप्शन ले लेते हैं नन ऑफ दीज। क्या लगाएंगे आप, नन ऑफ दीज। बताइएगा।
देखिए, सबसे पहली बात आपको जानना होगा, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार के पास इतना समय नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को ध्यान दे। रोजगार की बात करें या चीज़ें जो बिखरी हुई हैं उनको समेटे, सरकार के पास समय है तो किस लिए? इलेक्शन कराने के लिए और इसकी गिनती कराने के लिए और इसका प्रचार कराने के लिए। सरकार के पास इतना समय नहीं है कि एक राजपत्र जारी करके घोषित कर दे कि हम भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को मान रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, सरकार बिजी है अन्य कार्यों में। अभी भारत का लिखित रूप में कोई नहीं, फिर भी राष्ट्रीय मान्यता नहीं है, लेकिन हम मानते हैं ये चीज कि हमारा जो है हॉकी राष्ट्रीय खेल है, मानते हैं, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो सरकार के पास अभी टाइम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक हमें और याद आ गया है, तो उससे हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। आपने पढ़ा होगा, पूछ लेते हैं जितने लोग जुड़े हैं सीरियसली। बताइए, आपसे प्रश्न बनता है कि भारत का जो झंडा है उसको किसने डिजाइन किया था? भारत का झंडा किसने डिजाइन किया था? अंतिम प्रश्न है, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। भारत का झंडा किसने डिजाइन किया था? झंडा समिति आपने पढ़ा है ना? बताइए, इनको कोई याद भी नहीं करता अच्छे से, मतलब ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। जबकि झंडा बनाया जिनका नाम था पिंगली वैकेया, लिख लीजिएगा, पिंगली वैकेया जो है इन्होंने झंडा डिजाइन किया था। ठीक है, बहुत गंदे गंदे कमेंट आप लोग करते हैं, शोभा नहीं देते आप लोगों को। ठीक है, कोशिश करिए कि ऐसे कमेंट ना करें जिससे आपकी। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही चुके हैं।